दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों देखिए, जब एक महिला के द्वारा अपने पति के खिलाफ कोर्ट में मेंटेनेंस की एप्लीकेशन लगाई जाती है तो उसकी क्या प्रक्रिया होगी, कितना मेंटेनेंस होगा, क्या पत्नी एक ही मेंटेनेंस को अलग अलग जगहों से मेंटेनेंस ले सकती है, यानी अपने पति के खिलाफ वो क्या 125 में भी और डोमेस्टिक वायलेंस में भी और सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में भी वो मेंटेनेंस ले सकती है। तो इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिए हैं, इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है, रजनीश वर्सेस नेहा। उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीज़ों को डिसाइड कर दिया है कि मेंटेनेंस कितना होगा और मेंटेनेंस को किस तरह वसूला जाएगा, मेंटेनेंस कब से पत्नी को दिया जाएगा और क्या पत्नी अपने पति से अलग-अलग जो है एप्लीकेशन लगाकर अलग-अलग तरीके से मेंटेनेंस ले सकती है, एक से ज़्यादा वो मेंटेनेंस की एप्लीकेशन को अलाउ करवा सकती है या नहीं। इसी के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जो लोअर कोर्ट्स हैं उनको क्या गाइडलाइन दी है, इसके बारे में भी दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे और अवलोकन करेंगे सुप्रीम कोर्ट की इस बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट का। दोस्तों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए कहीं से भी स्किप मत करना है इसको और इसको पूरा देखिए। तो आपको ये बात समझ में आएगी कि मेंटेनेंस के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट क्या गाइडलाइन है। देखिए दोस्तों, 2020 में जजमेंट आया आया था, रजनीश वर्सेस नेहा। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन तय की है उसको हम वन बाय वन समझेंगे और इसमें जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने मेंटेनेंस के रिगार्डिंग क्या गाइडलाइन तय की है और सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है। देखिए, सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने बात की है ओवरलैपिंग ज्यूरिसडिक्शन की। ओवरलैपिंग ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है कि एक पत्नी के द्वारा 125 सीआरपीसी में भी अगर पति के खिलाफ मेंटेनेंस की एप्लीकेशन लगाई गई है या डोमेस्टिक वायलेंस में भी उसने मेंटेनेंस की एप्लीकेशन लगा रखी है या फिर उसने सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में भी अगर पति के खिलाफ सेक्शन मेंटेनेंस की एप्लीकेशन लगा रखी है, तो क्या वो तीनों जगहों से अपने पति से मेंटेनेंस ले सकती है। दोस्तों इसी के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि एक पत्नी अलग अलग जगहों से अपने पति से मेंटेनेंस नहीं ले सकती। अगर उसने कोई और एप्लीकेशन जैसे मेंटेनेंस की लगाई हुई है तो उसको कोर्ट के सामने इस बात को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। उसको अपनी एप्लीकेशन में ये बताना पड़ेगा कि उसने मेंटेनेंस के लिए और कहाँ कहाँ किस कोर्ट में एप्लीकेशन लगा रखी है। और दोस्तों जैसे मान लीजिए पत्नी का मेंटेनेंस अब शुरू हो गया है, तो जितना मेंटेनेंस वो ले चुकी है और जितना उसको आगे मिलने वाला है उसको समायोजित कर दिया जाएगा, अदर एप्लीकेशंस के जो ऑर्डर हैं उसमें उसको समायोजित कर दिया जाएगा। और नंबर 2 बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है इंटरिम मेंटेनेंस के बारे में, कि इंटरिम मेंटेनेंस कैसे तय होगा, इसके बारे में कोर्ट्स जितने भी हैं लोअर कोर्ट्स उनको ये गाइडलाइन दी गई है कि जब पत्नी के द्वारा मेंटेनेंस की एप्लीकेशन लगाई जाती है तो उसमें पत्नी से इनकम और उसकी एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में एफिडेविट मांगा जाएगा कि उसकी कितनी संपत्ति है और उसके पास में जो है उसके अकाउंट में कितना पैसा है और वो क्या जॉब करती है, उसके पास में संपत्तियां कितनी हैं और उसकी लायबिलिटीज कितनी हैं। यही बात पति के ऊपर भी लागू होती है, पति को भी अपनी जो है इनकम के बारे में, आय और उसके दायित्व के बारे में बताना होगा कोर्ट को। और ये शपथ पत्र इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि जब कोर्ट इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन को डिसाइड करेगा, इंटरिम मेंटेनेंस पर ऑर्डर करेगा, तो इस शपथ पत्र को आधार मानकर ही आगे आदेश किया जाएगा। इसलिए शपथ पत्र में जो भी बातें आप बताएं, कोई भी बात फॉल्स नहीं होनी चाहिए। जो भी आपकी कंडीशन है फाइनेंशियली वो इस शपथ पत्र में बतानी है। और ये शपथ पत्र मैंडेटरी है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपके नहीं देने से चल जाएगा काम। चाहे आप पति हो या पत्नी हो या कोई भी पक्षकार इसमें अगर मेंटेनेंस लेना चाहता है तो वो अपने शपथ पत्र में अपनी इनकम और अपनी एसेट्स एंड लायबिलिटीज का जरूर उल्लेख करेगा। नंबर तीसरी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने रजनीश वर्सेस नेहा के जजमेंट में कही है वो है कि क्वांटम कितना होगा मेंटेनेंस का, यानी अमाउंट जो है कितना होगा, ये कैसे तय किया जाएगा। जब पत्नी के द्वारा कोर्ट में ऐसी एप्लीकेशन लगाई जाती है तो ये भी देखा जाएगा कि पत्नी की स्वयं की कितनी इनकम है, वो क्या जॉब करती है और अगर जॉब नहीं करती तो वो कितनी पढ़ी लिखी है, क्या वो इतनी एबिलिटी है उसमें कि वो अपना मेंटेनेंस खुद कर सके, अपने आप को मेंटेन कर सके, अपने बच्चों का खर्चा खुद चला सके। और अगर पति से वो मेंटेनेंस की मांग करती है तो पति की इनकम कितनी है, उसके पास कितनी संपत्ति है और वो उसके ऊपर जो दायित्व हैं वो कितने हैं, उसके माता पिता भी हैं, उसके छोटे भाई बहन भी हैं, उसकी लाइबिलिटीज कितनी है, उसने कितना लोन ले रखा है और वर्तमान में उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कितनी है, ताकि पत्नी ने जो बढ़ा चढ़ा के मेंटेनेंस की मांग की है उसको जो है साइड में रख के और जो एक वैलिड अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस है वो पति के लिए पत्नी के लिए बांधा जाए। और नंबर 4 दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट ने बताया है, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की है,
वो है कि मेंटेनेंस कब से दिया जाएगा, व्हाट इज़ द डेट ऑफ मेंटेनेंस। दोस्तों मेंटेनेंस की जो तारीख है वो दिया जाएगा पत्नी को तब जब से उसने कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई है। मान लीजिए उसने जनवरी 2023 में एप्लीकेशन लगाई थी मेंटेनेंस के लिए, और जो उसका डिसाइड डिसाइड हुआ वो हुआ अगस्त में। तो यहाँ पे 8 महीने का जो एरियर है वो भी पत्नी को दिलाया जाएगा। तो जो डेट ऑफ एप्लीकेशन है वहां से पत्नी को मेंटेनेंस की राशि दी जाएगी। अब कई बार ये भी होता है कि मान लीजिए पत्नी ने एप्लीकेशन नहीं लगा रखी है, खर्चे का कोई केस उसने नहीं कर रखा है, फिर भी पति के द्वारा पत्नी को महीने के महीने कुछ ना कुछ खर्चा दिया जा रहा है, लेकिन ये खर्चा रिकॉर्ड में नहीं है। और अब जब पत्नी के द्वारा कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई जाती है तो पति के द्वारा उस पहले दिए गए मेंटेनेंस का हवाला दिया जा सकता है कि मैंने अपनी पत्नी को पहले से मेंटेन कर रहा हूँ, मैं उसको खर्चा दे रहा हूँ, अपने बच्चों को भी मेंटेन कर रहा हूँ। तो कोर्ट से वो निवेदन कर सकता है कि इस मामले में जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन जो डेट ऑफ ऑर्डर है वहाँ से जो है खर्चे का ऑर्डर किया जाए, वहाँ से पत्नी को खर्चा दिलाया जाए। तो दोस्तों इसमें जब कोर्ट मेंटेनेंस डिसाइड करेगा तो वो आपकी इनकम भी देखेगा, पत्नी की इनकम भी देखेगा, आपकी वर्तमान में फाइनेंशियल कंडीशन क्या है उसके ऊपर आप विचार करके ही कोर्ट जो है मेंटेनेंस की एप्लीकेशन को डिसाइड करेगा। और नंबर 5 दोस्तों जो बात की है कि इस ऑर्डर की कंप्लायंस कैसे की जाएगी, यानी अगर पति के द्वारा मेंटेनेंस का ऑर्डर होने के बाद भी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं दिया जा रहा है तो फिर उस मेंटेनेंस को कैसे वसूला जाएगा, इसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जो कोर्ट के द्वारा जो डिक्री पारित की जाती है मेंटेनेंस की, वो एक सिविल कोर्ट की डिक्री की तरह माना जाएगा उसको। अगर पति के द्वारा मेंटेनेंस देने में आनाकानी की जाती है तो उसके खिलाफ वसूली की कार्रवाई की जाएगी। और अगर पति के पास में कोई संपत्ति है तो उसको बेचकर भी जो मेंटेनेंस का अमाउंट है वो पत्नी को दिलाया जाएगा। यानी एक बार कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया तो वो मेंटेनेंस की राशि आपको देनी ही पड़ेगी। हाँ, अपील करने का अधिकार आपके पास है, आप हायर कोर्ट में अपील कीजिए, लेकिन तब तक जो मेंटेनेंस है वो तो आपको देना ही पड़ेगा। अगर आप कोर्ट में अपीयर भी नहीं हो रहे, मेंटेनेंस भी नहीं दे रहे, तो याद रखिए आपको इसमें जेल भी हो सकती है और आपकी जो संपत्ति है उसको भी अटैच किया जा सकता है। दोस्तों ये थी रजनीश वर्सेस नेहा, जो सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है मेंटेनेंस के रिगार्डिंग। उसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें, अगर आप पति हैं तो भी आपके लिए ये बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सब बातों को नोट करके रखिएगा। और अगर आप पत्नी हैं, आपने मेंटेनेंस का केस लगा रखा है तो भी आपको इस गाइडलाइन के अनुसार ही मेंटेनेंस दिया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे साथ में। ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।